जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद लगातार केंद्र सरकार से भरपूर सहयोग मिलने के बावजूद भी केंद्र सरकार के खिलाफ हमेशा बयानबाजी और गंभीर टिप्पणियां पिछले 3.25 साल का कार्यकाल जो कांग्रेस का पूरा हुआ लगातार सुन रहे हैं। विषय ये नहीं है कि अभी केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ और उसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जिक्र नहीं आया। विषय यह है कि जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को मिल रही थी तो भी गालियां दे रहे थे, और जब फाइनेंस कमीशन ने 16th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट तो 17 राज्यों को मिलती थी अब नहीं मिलेगी, तो भी गालियां ही दे रहे। सहयोग केंद्र सरकार की ओर से जब मिल रहा है तब भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसते हैं, हमें कोसते हैं, मोदी जी को कोसते हैं। और आज जो हालात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में बने हैं, इस हालात में भी अभी तक वही कार्यक्रम लगातार इनका चल रहा है। मित्रों, पहली बात तो सीधी सी बात है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सीधे तौर पर जिम्मेवारी उनके ऊपर है। जो वर्तमान हालात है, उन हालात में प्रदेश को कैसे आगे ले जाना, और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर हिमाचल प्रदेश को अगर नहीं मिली तो उस सूरत में आपको वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्तमान कांग्रेस की सरकार की है। आप अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा दूसरे के सिर नहीं फोड़ सकते हैं। अगर बस की बात नहीं है तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि अब हमारे बस की बात है नहीं, छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जब से सरकार बनी है ये रोना धोना अभी तक जारी है। अभी 3 दिन का सत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बुलाया गया था, और जिसमें राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण 2 मिनट 7 सेकंड का हुआ, क्योंकि जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जो उस पर भी चर्चा होनी है, उस पर भी ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन जो टिप्पणी महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने की वो अपने आप में बहुत गंभीर थी, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्थाओं में हम रह करके ये संभव नहीं है जो गंभीर टिप्पणियां की है केंद्र सरकार के खिलाफ, उनको राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में शामिल किया गया है। और एक फेडरल स्ट्रक्चर में उनका ये कहना, उनका ये मानना कि उनको पढ़ करके इस माननीय सदन में सुनाना संभव नहीं है। इसलिए सारा महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण 2 मिनट 7 सेकंड के इसमें जो है समाप्त हो गया। 3 दिन का सत्र था। इसमें एक प्रस्ताव जो है उनने रेजोल्यूशन नियम 102 के अंतर्गत लाया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण जो है हिमाचल प्रदेश को जो आर्थिक संकट
का सामना करना पड़ रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नियम के अनुसार तो यह होना चाहिए था कि राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, उस पर चर्चा होती है, वो चर्चा समाप्त होने के बाद अगला बिजनेस लिया जाता है, तब तक दूसरा कोई भी बिजनेस नहीं लिया जाता। ये आज तक का प्रावधान रहा है, ये आज तक की कन्वेंशन रही है और नियम भी यही कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार आमदा थी कि हमने चर्चा करनी है जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को बंद हुई है। हमने भी चर्चा में भाग लिया, हमने अपना पक्ष रखा और विपक्ष की ओर से सभी माननीय विधायकों ने पुरजोर तरीके से वर्तमान सरकार की नाकामयाबियों का जिक्र किया। 3.5 साल का कार्यकाल पर्याप्त होता किसी सरकार को परफॉर्म करने के लिए, और 3.5 साल के कार्यकाल में आप परफॉर्म नहीं कर सकते तो नाकामयाबियां जो आपकी हैं उनको दूसरे के सिर पर नहीं डाला जा सकता। और चर्चा का समापन पिछले कल हुआ जब मुख्यमंत्री चर्चा का जवाब दे रहे थे तो सदन के अंदर हम मौजूद थे और एक बात को लेकर के हमने सदन के अंदर बड़ा साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ है, प्रदेश हित सर्वोपरि है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर बंद हुई है तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हिमाचल प्रदेश में इस बात को उनको मान करके चलना चाहिए कि सरकार की ओर से जिस प्रकार से प्रभावी ढंग से उनको अपना पक्ष रखना चाहिए था उस प्रकार से शायद नहीं रख पाए। और जिसका परिणाम रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो बंद हुई है। जो तथ्य सामने रखने चाहिए थे तथ्य सामने नहीं रखे गए। सिर्फ राजनीतिक भाषण, राजनीतिक बातें, ये संभव नहीं है, उससे समस्या का समाधान हो पाएगा। जब मुख्यमंत्री जी कल जवाब दे रहे थे तो जवाब देते हुए जिस प्रकार से तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे, और हम इस बात को एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो कभी सत्य बोलते ही नहीं है। इनकी अपनी बातों पर इतना विरोधाभास होता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब हमने विधानसभा अध्यक्ष जी से इस बात के लिए आग्रह किया कि जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इसमें जो गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे हमने अपना पक्ष रखना है, हमें बात करने का मौका दीजिए। और विधानसभा के अध्यक्ष महोदय चाहते भी थे, बार बार उन्होंने मुख्यमंत्री जी की ओर इशारा भी किया, आग्रह भी किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी अड़े रहे और खड़े रहे और हटे नहीं। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी हम किसी बात को नहीं सुनना चाहते। और ऐसी सूरत में जब हमको बोलने से रोका गया, हमको अपना पक्ष रखने से रोका गया, जो गलत तथ्य मुख्यमंत्री वहां पर प्रस्तुत कर रहे थे, हमें लगा कि उसमें उन तथ्यों को ठीक करने की आवश्यकता है। जब मौका हमको नहीं दिया गया बोलने का तो अंततः हमको अपना विरोध स्वरूप जो है वेल ऑफ द हाउस में जाना पड़ा। हमने अगर विरोध किया है, मुख्यमंत्री के राजनीतिक भाषण का किया है, मुख्यमंत्री की राजनीतिक सोच का किया है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को मिले, इसके लिए हम लगातार उनको कह रहे हैं कि आप अपने स्तर पर प्रयत्न करिए। और भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना पक्ष अपने तरीके से रखेगी।
हम सक्षम हैं अपनी बात कहने के लिए, और आप सुनिश्चित नहीं कर सकते, आप तय नहीं कर सकते कि हमको क्या बोलना है, हमको क्या करना है। अगर हमारे सहयोग की आपको आवश्यकता है तो सहयोग लेने के लिए व्यवहार भी उस तरह का होना चाहिए, और व्यवहार पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदाराना था। और इसलिए हमने एक बात को अनुभव किया, जैसे उनको लग रहा है, मुख्यमंत्री को लग रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण जो संकट आने वाले समय में आर्थिक रूप से पहले से चल रहा है और ज्यादा बढ़ेगा आर्थिक संकट, और जो हमने गारंटियां दी वो गारंटियां पूरी नहीं हो सकेगी, जो हम करना चाहते हैं वो करना संभव नहीं हो पाएगा, विकास कार्य ठप हो जाएंगे, कर्मचारी नाराज हो जाएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, डीए नहीं मिलेगा, एरिया नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में इससे पहले ही कि हम राजनीतिक दृष्टि से इस सारी चीज का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी का सिर फोड़े, और इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकता। अगर राजनीतिक लड़ाई और राजनीतिक मकसद के साथ आप इस सारे मुद्दे को खड़ा करने के लिए कोशिश करेंगे तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दृष्टि से जिस तरह से भी आवश्यक होगा निश्चित रूप से देगी। अन्याय कब हुआ, पहले तो मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहूंगा। हम पहले भी इस बात को विधानसभा के अंदर कह चुके हैं, लेकिन आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि देश ने, दुनिया के एक बड़े जाने माने इकोनॉमिस्ट जो है, अर्थशास्त्री, देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके दौरान, यूपीए के दौरान जो है, जब वो सत्ता में रहे 10 वर्ष तक, 2 फाइनेंस कमीशन उनके दौर भी आए, 12वां वित्त आयोग और 13वां वित्त आयोग। और 12वां 13वां वित्त आयोग में हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का एक बार 10,202 करोड़ मिला 12वां वित्त आयोग में, और 13वां वित्त आयोग में 7,879 मिला, और दोनों को मिला करके लगभग ये दोनों वित्त आयोग का पैसा 18,000 करोड़ रुपए बनता है। और उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2 फाइनेंस कमीशन उनके दौरान जो आए, 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन। 14 फाइनेंस कमीशन में ऑल टाइम हाई 40,624 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का हिमाचल प्रदेश को मिला, और उसके बाद 15 वित्त आयोग में 37,199 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला। और इसके बीच में जब कोविड का दौर आया, जो फाइनेंस कमीशन के इसमें थोड़ा सा वो गैप पड़ा, 1 साल का लगभग सारी चीजों को, क्योंकि आर्थिकी पूरे देश की, दुनिया की तबाह हुई उस वक्त, तो इंटरिम हिमाचल प्रदेश को मिला वो 11,431 करोड़ रुपए। अगर इन सारे को मिला करके हम देखें तो 89,254 करोड़ रुपीस हिमाचल प्रदेश को मिले। कांग्रेस की जब केंद्र सरकार में जब थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सीधा मैं कह रहा हूं कि 18,000 करोड़ रुपए के लगभग उस वक्त मिला, और यहां 89,000 करोड़ 254 करोड़ ऑल टाइम हाई, जिसको हम कह सकते हैं लगभग 5 गुना से भी ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को मोदी जी की सरकार के दौरान 2 फाइनेंस कमीशन में मिला। तो अन्याय तब हुआ जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री। ये आंकड़े में फाइनेंस कमीशन के आंकड़ों का जिक्र कर रहा हूं। ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो फाइनेंस सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी है ऑल पार्टी मीटिंग में भी, और उससे पहले जो सेक्रेटरीट में जो रखी थी, जिसमें कहा कि जयराम ठाकुर आए नहीं। हम आए तो भी परेशानी थी, हम नहीं आए तो भी परेशानी है।
तो एक तो आंकड़ा इस बात को लेकर के, ये सीधा सीधा मोटा सा एक आंकड़ा, जिस आंकड़े को लेकर के कि अन्याय हिमाचल प्रदेश के साथ किस सरकार ने किया, कब किया। अन्याय नहीं, घोर अन्याय अगर हुआ है तो यूपीए की गवर्नमेंट में, जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त हुआ है। और उसके बाद आगे बढ़कर के अगर हम बात करें, जिस बात को लेकर के पिछले कल विधानसभा के अंदर हम बार बार उठ करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हमको बोलने का मौका नहीं दिया। एक प्रश्न के उत्तर में 26 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर जवाब दिया, और जवाब में उन्होंने कहा कि 31 जुलाई 2025 तक 26,830 करोड़ रुपए लोन लिया और 8,253 करोड़ रुपए जो है वो ऋण चुकाया। ये उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा। और उसके बाद 18 फरवरी 2026 यानी कि पिछले कल विधानसभा के अंदर उन्होंने क्या कहा कि 35,482 करोड़ रुपए लोन लिया और 27,000 करोड़ रुपए वापिस किया। लोन का जो पैसा था वो वापिस किया। और इसका अर्थ क्या है कि मात्र 7 महीने में क्या 19,000 करोड़ रुपए आपने जो लोन लिया उसको चुकता कर दिया। क्या ये व्यवहारिक है? यह आंकड़ा मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि वो आंकड़े कल जब बोल रहे थे इसी पर हमारा ऐतराज था। आप कितना गुमराह करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं सदन के अंदर। और जबकि जो बजट का जो प्रावधान था वो सिर्फ मात्र 10,000 करोड़ रुपए जिनको चुकता करने का प्रावधान था, ब्याज का और ऋण का दोनों का। और आगे बढ़कर के मैं कहना चाहता हूं, देखिए लड़ाई किस बात को लेकर के हमारी कल थी, जिस बात को लेकर के हमारी नाराजगी थी, वो गलत बोले जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो तथ्य रख रहे थे जो मुख्यमंत्री के लिए कतई भी शोभा नहीं देता। 17 फरवरी 2026 को विधानसभा में उन्होंने कहा, जब मैं बोल रहा था मेरे को बोलते बोलते रोक करके उन्होंने इंटरवीन किया और कहा कि 17 फरवरी की 3 दिन पहले की बात कर रहा हूं कि 23,000 करोड़ रुपए लोन लिया और 26,000 करोड़ रुपए वापिस किया। ये विधानसभा के रिकॉर्ड में बातें हैं सभी। और उसके एक दिन बाद यानी कि पिछले कल जब जवाब दिया 18 फरवरी को, तो विधानसभा के अंदर कहा कि 35,482 करोड़ रुपए ऋण लिया और 27,043 करोड़ रुपए वापिस लिया। आप एक दिन पहले कह रहे हैं कि 23,000 करोड़ रुपए ऋण लिया और 26,000 करोड़ रुपए वापिस किया, और एक दिन के बाद आप बोल रहे हैं कि 35,482 करोड़ रुपए ऋण लिया और 27,043 करोड़ रुपए वापिस किया। कौन भरोसा करेगा, कौन विश्वास करेगा जब मुख्यमंत्री सदन के अंदर हर रोज झूठ बोले, हर बात पर झूठ बोले। बात यह है कुल मिलाकर के। और दूसरी बात मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं, बड़ा दिलचस्प यह है कि हिमाचल प्रदेश में अगर ऋण के बारे में बात आती है तो ऋण सभी सरकारों ने लिया, मैं इस बात से सहमत हूं, जरूरत के मुताबिक लिया है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन वो सारी चीजों को लेकर के भी हमारा ऋण, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो ऋण था, उस ऋण के बारे में वो कई तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि 45,000
करोड़ रुपए ऋण लिया और पिछले कल कह दिया कि 45,000 करोड़ से भी ज्यादा, शायद 46,000 करोड़ रुपए ऋण का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन कितनी है और ऋण जो लिया और उसके बाद हमने अदा किया, और ये फाइनेंस के यही आंकड़े मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं, आपके समक्ष रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 40,672 करोड़ रुपए ऋण लिया और 38,276 करोड़ रुपए ऋण वापिस किया, और वो जो वापिस किया उसके बाद जो अंतर रहता था 2,076 करोड़ रुपए का मात्र जो है वो डिफरेंस रहता था। लेकिन उसके बावजूद भी उन सारी चीजों को लेकर के वो हमेशा झूठ बोलते हैं। हमने जो ऋण, जो शुद्ध ऋण जिसको मैं कह सकता हूं, जो हमारा ऋण हिमाचल प्रदेश में जो टोटल बना, हमारे समय का ऋण तो 69,600 करोड़ रुपीस था। लेकिन ये कितना बताते हैं? 76,000 करोड़ रुपए। यानी कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो 600 करोड़, 6,500 करोड़ रुपए की लिमिट बची थी जिस ऋण को हम ले सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने नहीं लिया। और वो ऋण इन्होंने लिया जब सत्ता में आए, 11 दिसंबर 2022 को सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में 6,500 करोड़ रुपए का ऋण लिया और खाते में किसमें डाला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खाते में, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। जो आपकी सरकार का ऋण है वो आपको लेना, आपके नाम पर जाएगा। तो ये भी एक आपको कहूं कि जो तथ्य जो है गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया। और दूसरा मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में 1993 के बाद ऋण लेने की परंपरा शुरू हुई। पहले ऋण नहीं होता था, ऋण लेना का ना अच्छा मानते थे, ना इसकी जरूरत महसूस होती थी, और ना ही शायद इसके लिए सोचा गया। लेकिन 1993 से 2022 तक जो टोटल ऋण जो है वो बना, वो 69,000, जिसका मैं जिक्र किया, जो 69,600 करोड़ के लगभग बना, जो जब हमने सरकार छोड़ी 30 साल के कार्यकाल में। और 2023 से 2026 तक, अभी तक 3 साल के कार्यकाल में 40,000 करोड़ ऋण ले लिया। और जो कुल ऋण का जो जितना हमारे टाइम ऋण था, उसके आधे से भी ज्यादा है। आधे से ज्यादा ऋण जो है, जब से हिमाचल प्रदेश में ऋण लेना शुरू किया है, मात्र और मात्र सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तब से दिया गया। और हमने जब ऋण लिया तो हमने ऋण ले करके जो हमने वापिस किया, उसकी जो दर परसेंटेज उसकी थी, उसकी बस 95%, 95% जो वापसी करने की दर थी हमारी। और सुक्खू जी की सरकार की ऋण वापसी की दर जो वापस करने की है, इट इज ओनली 60%। अगर इसमें डिटेल में जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा ये जाएगा। और आगे बढ़कर के मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं, ऋण में अगर बढ़ोतरी का मैं जिक्र करूं, 2012 से 2017 तक जो गवर्नमेंट रही, उसमें 66% की इंक्रीज हुई, ऋण की सीमा में इंक्रीज हुआ बहुत ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी सरकार 2017 से 2022 तक रही, इट वॉज ओनली 48%। और जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार में जो ऋण लेने की जो दर चल रही है, जो स्पीड चल रही है, वो इज ऑलमोस्ट 50%, 50% की, इसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। ये सारे आंकड़े मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। हमने जो हम पंजाब पे कमीशन को हम फॉलो करते हैं, और पे कमीशन का जो है वो एक 2016 से वो ड्यू था। लेकिन जब पंजाब लागू करता है उसके बाद हम भी लागू करते हैं, तो हमने लागू किया। और हमने सैलरी पर जो है पंजाब पे जो पे कमीशन लागू किया 3 जनवरी 2022 को, और पेंशन पर जो हमने फरवरी 25 फरवरी 2022 को लागू किया।
और जो पे रिवीजन जो है उसमें अगर इंक्रीज उसमें आया, जो हमने अपने टाइम में जो पेंशन और पे का जो पैसा दिया, इट वाज 6,500 करोड़ रुपीज, यानी कि सैलरी पर 3,500 करोड़ रुपीज और पेंशन पर 3,000 करोड़ रुपीज का जो हमारा पे रिवीजन के बाद जो इम्पैक्ट आया, इसको अदा किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, पूर्व सरकार ने। ये भी मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। ये सारे फैक्ट्स जो है कल हम जो गलत तरीके से वहां पर प्रस्तुत कर रहे थे, उनको हमने उस दृष्टि से ये करने की कोशिश की। बाकी मैं बहुत सारी चीजों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। ये प्रेजेंटेशन कांग्रेस की गवर्नमेंट के फाइनेंस सेक्रेटरी की है और एक एक प्रेजेंटेशन को उन्होंने अपने हिसाब से जो है जो प्रस्तुत किया गया है, उन सारे आंकड़ों को पिछले कल उन्होंने जो है वो बदल करके सामने वहां पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो प्रश्न ये होता है, सरकार आपकी है, फाइनेंस सेक्रेटरी आपके हैं, जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दी उस प्रेजेंटेशन से हट करके आप बोल रहे हैं, और जो फाइनेंस सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन दी उसके बाद जो उनका बार बार इस बात को लेकर के कहना था कि आने वाले समय में डीए संभव नहीं होगा, आने वाले समय में एरिया संभव नहीं हो पाएगा, आने वाले समय में सब्सिडी हमको बिल्कुल रोकनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट के काम रुक जाएंगे, जो लाइबिलिटीज है हाई कोर्ट के माध्यम से जो अलग अलग केसेस की मोर देन 1,000 करोड़ रुपए वो देने की स्थिति में हम नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो खास तौर से जो राशन दिया जाता है जो केंद्र सरकार का, उसको हम जारी करने की सोच सकते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार का की ओर से जो राशन पर सब्सिडी दी जाती है वो संभव नहीं होगी। सब्सिडी टोटल विड्रॉ करनी पड़ेगी, चाहे वो एचआरटीसी की है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है, चाहे पानी की है, चाहे वो राशन पर है, हर तरह की। सोशल सिक्योरिटी पेंशन को रिव्यू करना पड़ेगा, उसमें जिसको इसका इम्पैक्ट आता है उस सारी चीज को वो उस लोड को हम बियर नहीं कर सकते हैं, उसमें हमको नए सिरे से सोचना पड़ेगा। हिम केयर की जो पेंडिंग पेमेंट है वो संभव नहीं है, आने वाले समय में हिम केयर को चालू रखना, चलाए रखना, ये भी कठिन काम होगा, ये भी मुश्किल होगा। नौकरियों पर सरकारी नौकरी देना, ये विचार छोड़ना होगा। ये सारी बातें फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा। और इसके बाद जब आगे बढ़कर के फाइनेंस सेक्रेटरी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि ओपीएस से हमको हो सकता है हमको शिफ्ट करना पड़े यूपीएस के ऊपर, यह भी कहा। इन सारी बातों को सुनने के बाद एक कांग्रेस के अंदर बहुत उथल पुथल मची कि लोगों के बीच में जाने के काबिल नहीं रहे, लोगों को फेस करना मुश्किल होगा। तो मुख्यमंत्री जी एकदम कहते हैं ये तो फाइनेंस सेक्रेटरी की प्रेजेंटेशन थी, सरकार तो हमको चलानी है, फैसला तो हमको करना है। अगर फैसला आपने ही करना है और फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात को नहीं सुनना है, नहीं मानना है, तो उसका इस प्रेजेंटेशन का अभिप्राय क्या था, इसका अर्थ क्या था, इसका मतलब क्या? इसलिए सारी चीजों को लेकर के मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, हिमाचल के हितों से वर्तमान सरकार को कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट एक बहाना है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य क्या है कि राजनीतिक दृष्टि से अपना सर्वाइवल, अपना भविष्य कैसे कांग्रेस के लोग बचाएं, इस सारी चीज का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और ये रास्ता ढूंढ रहे हैं सिर्फ एक ही चीज को लेकर के कि ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट केंद्र सरकार ने रोकी है, तो उसका सारा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ा जाए।
और मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार लगातार बार बार इस बात को कह रही थी कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आने वाले समय में हमेशा के लिए संभव नहीं हो पाएगी। इस बात को आप तैयारी करिए, आप अपने रिसोर्सेज जनरेट करिए। बार बार यही कह रहे थे, आप रिसोर्सेज के साथ साथ अपने खर्चे कम करिए। इन सारी चीजों को लेकर के क्यों विचार नहीं आया कि हमको सीपीएस नहीं बनानी चाहिए, हमको एडवाइजर जो है कैबिनेट रैंक के साथ नहीं बनाने चाहिए थे, हमको ओएसडी जो है वो जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के स्केल पर नहीं लाने चाहिए थे, हमको चेयरमैन जिनको 30,000 मिलता था उनकी सैलरी 1,30,000 करना, ये नहीं करना चाहिए था। और इसके अलावा ये जश्न के कार्यक्रम आपदा की घड़ी में नहीं करने चाहिए। इन बातों पर विचार क्यों नहीं हो रहा? आप ये जो गारंटियां बार बार हम गारंटियां दिए हैं, गारंटियां पूरी करेंगे। एक ही बात में बात खत्म हो जाती कि भाई संभव नहीं है गारंटी पूरी करने। दे दी थी हमने सत्ता को हासिल करने के लिए, सत्ता मिल गई, कुर्सी मिल गई, अब ये संभव नहीं है और माफी मांग करके छोड़ सकते थे, लेकिन कहा अभी भी कह रहे हैं हम 10 गारंटियां पूरी करेंगे। आप जो कुछ भी कर रहे हैं राजनीतिक मकसद के साथ कर रहे हैं, पर देश के भविष्य से कोई आपको सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल की हितों की लड़ाई लड़ने का आपको कोई अधिकार ही नहीं है। जैसे मैंने यूपीए की सरकार 2 बार रही, जहां कितना अंतर है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपकी कांग्रेस पार्टी की एक स्टेट जो है कर्नाटक जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद करने के लिए बार बार फाइनेंस कमीशन को लिखती है, बार बार फाइनेंस कमीशन के सामने अपना पक्ष रखती है कि ये पूरे देश में बंद होनी चाहिए। उस पर क्या कहना है? इन सारी बातों को लेकर के जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि हिमाचल प्रदेश में आप आर्थिक संकट के इस दौर में से प्रदेश को निकालने का आपका फॉर्मूला क्या है, आपका विजन क्या है? हमने बार बार कहा कि आप तरीका बताएं, हम सोचेंगे आपको समर्थन देने के लिए, हम आपको उसमें सहयोग देने के लिए भी सोचेंगे, लेकिन आप चाहते क्या है, क्या करना चाहते हैं? उसमें शून्य सामने है, कोई जवाब नहीं आता है। क्या करना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद से इस मुद्दे को इस प्रकार से उठाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, जबकि हिमाचल प्रदेश को लगातार केंद्र सरकार की ओर से बहुत बड़ा सहयोग हर तरह से मिल रहा है। अभी तक लगभग हिमाचल प्रदेश को 2.25 लाख करोड़ रुपए के करीब पैसा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की तारीख में, क्योंकि सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आप जिम्मेवारी को निभाइए। आप राजनीतिक मकसद के साथ इन सारी बातों का जवाब देने की कोशिश मत करिए। और जो कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ना जानते हैं, आप लड़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर लड़ाई आप हिमाचल के हित के लिए लड़ते, आप लड़ाई अगर हिमाचल के गरीब लोगों के लिए लड़ते, अगर आप लड़ाई हिमाचल के विकास के लिए लड़ते, तो शायद हिमाचल की जनता भी आपके साथ होती और शायद हम भी उस पर विचार करते। लेकिन आप लड़ाई सिर्फ कुर्सी की लड़ रहे हैं, और सिर्फ कुर्सी की लड़ रहे हैं, सत्ता की लड़ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के इस सारे आरडीजे के मुद्दे पर जिस प्रकार से वो चीजों को हांकना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें हम उनके साथ नहीं हो पाएंगे। लेकिन केंद्र के समक्ष अपनी बात पहले भी कही है, हिमाचल के हित में केंद्र के साथ आगे भी कहते रहेंगे, और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर के, लज्जा आनी चाहिए इस बात को लेकर के कि हिमाचल के हित की बात ना करके सिर्फ और सिर्फ आप
राजनीतिक मकसद की दृष्टि से सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए अपनी ये बातें कह रहे हैं। इतनी ही बात मुझे कहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने कहा कि आरडीजी को लेकर आपका विरोध नहीं है हिमाचल के लिए, तो आप किस तरह से सेंटर में जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि विभिन्न सेंट्रल स्कीम जो है वो हिमाचल के लिए आती है, तो आप क्या अपना पक्ष रखेंगे? देखिए, कल आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जब अपना भाषण दे रहे थे, जो भाषण हम सुन पाए शुरू में, इसमें उन्होंने कहा कि 15 फाइनेंस कमीशन जब आया, उनने मेरी प्रेजेंटेशन वहां पर पढ़ करके सुनी और अपने आप उनने इस बात को कहा कि आपने बहुत प्रभावी ढंग से और बहुत बेहतर ढंग से सारी बातें कही हैं। और उसके बाद 16th फाइनेंस कमीशन जो आया था, जिसकी रिकमेंडेशन अभी आई है, उसके बारे में भी जो हमने प्रेजेंटेशन दी है, अपनी बात कही है, वो भी हमने उनके सामने कही है और जिसको पढ़ करके कल मुख्यमंत्री जी ने सुनाया भी वहां। हमने दोनों बार जो है बहुत प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखा है। अगर उसके बाद भी मैं कह रहा हूं, उसके बाद जिसके लिए उन्होंने भी स्वीकार किया कि आपने बहुत अच्छी तरह से रखा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के संदर्भ में जहां बात कहनी होगी, क्योंकि साथ चलने की गुंजाइश के लिए वो बोलते रहते साथ चलो, लेकिन गाली देकर के साथ चलने की गुंजाइश तो नहीं हो सकती है। हम अपना पक्ष स्वतंत्र रूप से जहां रखना होगा, जिस तरह से रखना होगा, उसके लिए सक्षम है। आरडीजी का विकल्प क्या होगा? क्या ये बीजेपी विधायक दल का क्या मानना है? क्या ये बाहर हो या इसका कोई दूसरा विकल्प देखा जाना चाहिए? देखिए, मैं इस बात को लेकर के एक तो विकल्प के लिए तो यह है कि पहली बात तो यह है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो किन विषयों पर सोच रहे हैं, क्या किया जा सकता है, उनका विजन क्या है। और हमारा विजन जो मोदी जी का विजन है 2047, आत्मनिर्भर के साथ साथ विकसित भारत, ऐसा इस सारी चीज के लिए कुछ बड़े फैसले, कड़े फैसले करने होंगे, जिसके लिए वो डर रहे हैं। अब फैसले करिए और फैसले करने के साथ साथ में दूसरी बात में ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार से जिन मदों में हिमाचल प्रदेश के लिए मदद मिल सकती है वो तलाशने चाहिए, वो अपॉर्चुनिटीज, वो रास्ते उनको तलाशने चाहिए। और सही बात इनकी सिर्फ एक चीज को लेकर के जो मुश्किल ये है कि इनको हिमाचल प्रदेश में जो जरूरत है वो है अनटाइड ग्रांट की। केंद्र से जो पैसा ज्यादा मिलता है, जो अलग अलग, चाहे वो ईएपी का पैसा है, चाहे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स का पैसा है, वो टाइड ग्रांट में मिलता है। संकट जहां पर सैलरी और पेंशन के जो हमारी बहुत बड़ा एक लोड है, उसको कैसे हम ये चुकता करें, उसको कैसे क्लियर करेंगे। और दूसरा पार्ट जो लोन की किस्तें हम कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात है जहां ये फंसे हुए हैं। इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात कर रहे हैं। तो मैं ये बात कहूंगा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर बंद हुई तो वो 14,000 करोड़ रुपए आपको सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर जो है वो आपको मिलेगा। उसके अलावा आप जो है हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशल असिस्टेंस के तहत अभी तक का हाईएस्ट अमाउंट 6,500 करोड़ रुपीस अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार ले चुकी है, जो 50 साल के लिए लोन होता है, विदाउट इंटरेस्ट लोन होता है। मैं 5 साल रहा और 5 साल में 1,800 करोड़ रुपीस मिला और इनको 6,500 करोड़ रुपए जो है अभी तक मिल चुका है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम की एक ही है कि जो अनटाइड ग्रांट चाहिए वो मिलने में कठिनाई आ रही है। उसके लिए इनको अपना पक्ष रखना चाहिए। अभी भी केंद्र सरकार के साथ जा करके गाली दे करके नहीं, उनके समक्ष जाइए, तर्क के साथ विषय रखिए, बात रखिए और समाधान निकलते हैं। जब तर्क के साथ बात करते हैं, गाली दे करके या ऊंचे शब्दों में बोल करके समस्या का समाधान नहीं होता है। ठाकुर साहब, जिस ढंग से कल आरडीजी पे आपकी चर्चा हुई, जो उसका रिजल्ट निकला, सबने देखा शाम को दोनों पक्षों में खूब नारेबाजी। तो भाजपा क्या किसी विशेष रणनीति के तहत ये स्ट्रेटेजी बना रही है कि सरकार को नहीं, सरकार को चलते थे, सरकार तो अपने आप जाने वाली है, उसमें हम कुछ नहीं कह रहे हैं। और सरकार के बारे में हमें जल्दी नहीं है, प्रदेश की जनता को जल्दी है, दुखी है सब लोग।
अब लोग बोल रहे हैं जितनी जल्दी सरकार जाए उतना अच्छा है, उसका उतना अच्छा प्रदेश ही है। हमें नहीं है जल्दी, हम तो मन बना करके बैठे हैं 5 साल के लिए विपक्ष में, और 5 साल जो विपक्ष की भूमिका हम निभाने के लिए जो हमारी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन जनता प्रदेश की जो है वो बहुत परेशान है, वो जल्दी उनको है, उनको बहुत जल्दी है, वो चाहते हैं कि कल नहीं आज ही सरकार चले जाए। सर आपके पास विभाग भी था, हाँ जी, आपके पास विभाग भी था जो आज की केंद्र सरकार ने उसके नियम और मानक क्या है ये तो वो बता दो, और जो यूपीए और जहाँ आपने एनडीए का जिक्र किया है तो राजस्व जितना घाटा था उसी के आधार पर राजनीति दी जाती है, तो उस समय तो हिमाचल की स्थिति ठीक होगी, थोड़ा नियम और नहीं देखिए इसमें इस बात को लेकर के एक बात पर बड़ी सीधी सी है कि बेसिकली आपका आमदन क्या है और खर्चा कितना है और बीच में गैप कितना है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन उसके बाद जो डेवल्यूशन जो है वो जितना पूरा आपका केंद्र सरकार की आय होती है उसमें जो स्टेट को जो हिस्सा मिलता है वो भी एक कंसिडरेशन का एक पॉइंट रहता है उसमें। और इन सारी चीजों को लेकर के केंद्र बार बार आग्रह करती है कि आप अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कदम उठाइए, खर्चे को कम करने के लिए कदम उठाइए। ये बहुत सारी चीजों को लेकर के रहता है। तो वर्तमान सरकार को बार बार ये कहा जा रहा था, बार बार ये कहा जा रहा था कि आप एक तरफ तो फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप 10 गारंटियां दे रहे हैं, आप 24 लाख के करीब महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, नहीं देखिए, यूपीए की गवर्नमेंट के दौरान तो सीधी सी बात है कि उन्होंने तो हिमाचल प्रदेश के हित की रक्षा की ही नहीं, चाहे वो 12th फाइनेंस कमीशन की बात है, चाहे वो 13th फाइनेंस कमीशन। आप अंदाजा लगाइए 12th फाइनेंस कमीशन में लगभग 10,000 करोड़ रुपए में हिमाचल प्रदेश को मिला था, और 13th फाइनेंस कमीशन में 6,700 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला, मतलब लोएस्ट है। तो ये मैं समझता हूं कि वो उस वक्त जो है बहुत बड़ा एक अन्याय रहा। अगर सही मायने में हिमाचल प्रदेश को अगर पटरी में लाने की अगर बात थी तो ये गुंजाइश 2005 तक थी, 2003 तक हम क्या 2003 से 2007 तक का जो कार्यकाल था उस वक्त लाया जा सकता था। उस वक्त अनावश्यक लोन बहुत ज्यादा लेने की वजह से उसके बाद फिर संभल नहीं पाए। अगर आरटीसी बहाल नहीं होती है, क्या बीजेपी जब सत्ता में आएगी सरकार चलाने में सक्षम होगी, या बीजेपी को भी इसी आर्थिक कठिनाई सबके लिए होगी। जब प्रदेश संकट में है तो कोई भी सरकार जो है आनंद के माहौल में नहीं होगी। सरकार जो है वो चलाना सरल नहीं होगा, कठिन होगा, निश्चित रूप से होगा। कड़े फैसले, बड़े फैसले लेने होंगे, ये पक्की बात है। सर तो क्या पॉलिटिकल डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ हिमाचल इज हेडिंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। डेफिनेटली सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन जो हमारे सामने है उस सारी चीज को हमको मान करके चलना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्वीकार नहीं करते हैं तो बात अलग है। और चिंता का विषय है कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, जिम्मेवारी के साथ बात नहीं करना, जिम्मेवारी के साथ काम नहीं करना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद है। सर तो क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ हिमाचल बढ़ रहा है? पहले तो आपने फाइनेंशियल नहीं, पहले तो मैं यही कहूँगा आर्थिक संकट हमारे सामने है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो डे 1 से है हिमाचल प्रदेश में। एक साल में 6 विधायक कांग्रेस के छोड़ करके चले जाते हैं, बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट हम जीत जाते हैं। लोकसभा का चुनाव आता है तो चारों सीटों पर कांग्रेस हार जाती है। तो इस सारी चीजों को लेकर के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो हिमाचल प्रदेश में है ही, और कांग्रेस के अंदर बहुत मुखर हो गई है, बहुत ज्यादा जिसको हम कह सकते हैं। राज्यसभा चुनाव तो इस बार भी है, और मुख्यमंत्री ने तो सेशन में भी कहा है कि जयराम ठाकुर को कुर्सी पाने की बहुत ज्यादा जल्दी। कतई नहीं, मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कतई जल्दी नहीं है।
जल्दी अगर है तो प्रदेश के उस गरीब आदमी को है, मजदूर को है, कर्मचारी को है, किसान को है, बागवान को, जो इन सवा तीन साल के कार्यकाल में चारों तरफ से तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है। सर, भाजपा क्या उम्मीदवार उतारेगी राज्यसभा चुनाव में, क्या रणनीति? इस बात को लेकर के पार्टी का, हमारा प्रदेश का और केंद्र का नेतृत्व चर्चा करने के बाद फैसला करेगा।